ये कहावत है यूपीएससी में कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आपके रिजल्ट उससे बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं। बाद में दिमाग आपके साथ ट्रिक्स प्ले करेगा, यार मैं ऐसे कह देती, ऐसे कर देती। करेक्ट। सुबह से पता था रिजल्ट आने वाला है, तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर में सभी लोग बड़ा विलिंगली वेट कर रहे थे कि अरे आए आए आए। सब लोग बहुत खुश हैं, काफी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और 4-5 पूरा हफ्ता आई थिंक आज ही के दिन रिजल्ट आया था, 1 हफ्ता हो गया है और लगभग लोग लगातार आ रहे हैं, खुशी में शरीक हो रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और घर वाले भी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप पेपर के टाइम पे रिप्रोड्यूस उसे नहीं कर पा रहे हैं, पेपर पे लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो मेरे लिए रिवीजन वाज द की। क्योंकि सपने बड़े देखिए, सपने हैं आपके हैं, दूसरे लोग हंसेंगे बोलेंगे कैसे कर लोगे, लेकिन सपने हमेशा बड़े रखिए। और एक बार जब आप सपने देखते हैं, अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, तो फिर अपना एक ग्राउंड प्लान एक ले डाउन कीजिए। सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और उसके साथ गाइडेंस होनी चाहिए और एक बेहतरीन कोचिंग भी होनी चाहिए। तभी आप जो है सिविल सर्विसेज निकाल सकते हैं, यूपीएससी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई बिना कोचिंग के अगर यूपीएससी निकालता है तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आप इस बात को सुन के हैरान ना हो, क्योंकि आपकी इस कन्फ्यूज़न को, इस डाउट को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि आज जो हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं, जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, सदफ चौधरी मैम, शी क्लियर्ड यूपीएससी 2020 विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। या मैम, तो सदफ मैम आज हमारे साथ हैं और इन्होंने सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी 2020 निकाली है। और सबसे ख़ास बात यह है कि शी गॉट 23rd रैंक। इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें सेल्फ स्टडी करके इतनी अच्छी बेहतरीन रैंकिंग पाना, इट्स रियली स्प्लेंडेड। सदफ मैम, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह से तैयारी की थी। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया इतने सारे लोगों से, एस्पिरेंट्स से स्पेशली बात करने के लिए। फैमिली मेरी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि मोस्ट ऑफ अस हैव द काइंड ऑफ फैमिली, वही था। अच्छा। पापा मेरे बैंक मैनेजर हैं, मम्मी मेरी होम मेकर हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, 2 छोटे बहन भाई हैं। तो जस्ट एक नॉर्मल फैमिली की तरह हम रहते आए हैं। हम पहले अमरोहा उत्तर प्रदेश में रहते थे और रिसेंटली हम अपने नेटिव प्लेस रुड़की में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, पहले अमरोहा में थी? हाँ, अभी रुड़की। उसके बाद यू हैव शिफ्टेड टू रुड़की। रुड़की शिफ्ट 6 months बैक ओनली। पापा का ट्रांसफर हो गया। हम लोग को हमेशा से पापा के रिटायरमेंट के बाद जाना ही था, बट अभी ट्रांसफर हो गया तो हम पहले शिफ्ट हो गए। तो पापा आपके बैंक में थे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है तो ट्रांसफर होता रहता है, इसकी वजह से रुड़की आए। तो अमरोहा में रही, उसके बाद तो 2 बहनें हैं? जी, छोटी बहन है एक। छोटी बहन है और भाई भी है? हाँ, सबसे छोटे एक भाई हैं। अच्छा, 2 बहन और एक भाई हैं। और मैम घर में सबसे बड़ी हैं, तो घर में बड़ी होने की वजह से जिम्मेदारियां भी आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी। तो उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आपने ये कैसे सोचा कि आपको ये एक बहुत बड़ा कदम लेना है? यूपीएससी एक जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में, तो ये चैलेंज आखिर आप में ऐसा कैसे लगा, कब लगा और आपको क्यों लगा कि आपको सिविल सर्विसेज करनी चाहिए? घर में बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल सिबलिंग की तरह फील करते हैं कि ठीक है। और आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ लॉन्ग, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो ये चीज़ें कुछ कुछ बचपन से इनकलकुलेट हो जाती हैं। रही बात कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों लगा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, बचपन से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी, देखती थी कि अच्छा कितना ज़्यादा लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है लोगों को अपलिफ्ट करने में, क्योंकि एक थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आती थी और वहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत विजिबल होता है। तो बचपन से था कि ऐसा कुछ करना है, बट बहुत प्रैक्टिकल थी बचपन से, तो ये भी था कि सक्सेस रेट बहुत कम है तो इतना रिस्क नहीं लेना है। आई थिंक दैट्स हाउ कि पहले इंजीनियरिंग पिक्चर में आई कि ठीक है एक बैकअप सिक्योर करते हैं। और जब मैं कंफर्टेबल हो गई तो फिर मैंने एक लीप ऑफ फेथ जो यूपीएससी की तरफ लिया। सो आपने इंजीनियरिंग की थी ग्रेजुएशन में? जी। क्या था, कौन सा आपका ब्रांच, मतलब इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच थी? सर, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है NIT जालंधर से। और उसके बाद डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है या फिर पहले से प्लान था, ग्रेजुएशन के पहले से था?
सर प्लान तो पहले से था। अच्छा। लेकिन जब इंजीनियरिंग करते हैं, फिर 2 साल मैंने जॉब भी की एक अमेरिकन बैंक के साथ, मैं नोएडा में काम कर रही थी। ओके। तो बड़ी कंफर्टेबल सी लाइफ हो गई थी, तो कई बार तो लगता था कि अच्छा करना भी है कि नहीं करना है, तो वो रहता है आपका। लेकिन फिर वो एक बचपन का जो ड्रीम होता है, लगा कि ये चांस ही है, अगर अब नहीं है तो फिर तो ऐसे टाइम निकल ही जाएगा। करेक्ट। मतलब बैंक में जॉब करने के बाद ये डिसाइड करना कि सिविल सर्विसेज करनी है, मतलब ये बहुत ही डिसीजन कैसे लिया आपने? और आई एम श्योर कि फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा होगा, तो फैमिली की क्या सपोर्ट रही है आपकी सक्सेस में शुरू से अंत तक? फैमिली की काफ़ी सपोर्ट रही है एक्चुअली। मैं अभी भी मानती हूँ कि एक तो हमारी सोसाइटी में स्पेशली जहाँ पे लड़कियों को इतने अनसीन बैरियर देखने पड़ते हैं, अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई रिमेंबर, मैं बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ, तो मेरी फैमिली में कोई बाहर पढ़ने लड़की कभी गई भी नहीं थी। आई वॉज द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम एंटायर फैमिली जो बाहर हॉस्टल में जाके रही, पढ़ाई की, और लोगों ने बड़ी ऑब्जेक्शंस भी की उस चीज़ के बारे में कि आप कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल आप सभी के लिए है। वैसी लड़कियां जो सोच रही हैं कि बाहर जाके नहीं पढ़नी है, सदफ मैम इज ए रियल एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, वही हमेशा। और मतलब मैं अकेली नहीं, मेरे पापा मम्मी ने सपोर्ट किया। जॉब कर रही थी तो मेट्रो सिटी में अकेले सर्वाइव करना, तो वो सब जो एक इंडिपेंडेंसी जो मेरे अंदर डेवलप हुई उस चीज़ से, तो मुझे लगता है उसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत शेप किया, और फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल था। एग्जैक्टली। मैम बाहर निकली, जॉब किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती है जो आपको नहीं पता है, हमें ही पता नहीं। जब आप करना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आती हैं। जॉब करने के बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। मैम ये जानना चाहता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग के बाद आप ग्रेजुएशन करके नोएडा आके जॉब करती हैं, उसके बाद ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे था आपका, जहाँ पे लगा कि यस मुझे ये करना है? ओके, आई रिमेंबर 2018 में रिजल्ट्स आए थे सिविल सर्विसेज के, तो उसमें सेकंड रैंक वाज अनमोल शेर सिंह बेदी। ओके। तो वो मेरे प्रोफेसर का बेटा था, उसको मैं जानती थी कॉलेज के थ्रू कि अच्छा ये बच्चा है। तो मुझे लगा कि जब ये बच्चा मेरे साथ पढ़ने वाला इसी अटेम्प्ट में निकाल सकता है, और मेरा भी एक ख्वाब था, तो मतलब मुझे अभी चांस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बार छोड़ दिया तो फिर चला जाएगा। एंड आई जस्ट कॉल्ड माई डैड, मैंने बोला कि पापा मैं अभी कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ, अदरवाइज तो फिर मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगी जिंदगी में, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, 2018 वाले रिजल्ट। तो पापा ने बोला नहीं कि बेटा अब एकाएक तुम्हारे जहन में ये कैसे बात आ रही है, क्यों करना चाह रही हो, ऐसा कुछ कहा? या फिर मतलब क्या रिएक्शन रहा पापा का उस टाइम? पापा को तो पता था कि हाँ सिविल सर्विसेज में पहले से करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने ये चीज़ बोली तो पापा ने एकदम बोला कि नहीं हम पापा जॉब करते थे, मतलब बैंक में है, तो कहते कि नहीं हम 9 to 5 जॉब करते हैं इसलिए ताकि हमारे बच्चे कुछ आगे बड़ा कर पाए, तो तुम जॉब क्विट कीजिए, आप घर आइए, मेरा पूरा सपोर्ट है, और आपको जो जैसे पढ़ाई करनी है, जो पढ़ाई करनी है आप कीजिए। सो मतलब आपने सोच के रखा था ग्रेजुएशन से पहले भी सदम मैम की सिविल सर्विसेज करने, फिर जॉब करने लगी तो हमें लगता कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग से निकलने लगी होगी, लेकिन जैसे ही आपने उस लड़के के बारे में बताया देखा तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा सदम मैम के लिए, और एक लगा कि नहीं ये सारी चीज़ें छोड़ो, सिविल सर्विस की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों लाइफ एक है, ज़िंदगी एक है, इसी ज़िंदगी में सारी चीज़ें करनी है, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो बेकार है। काफ़ी लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बस हमें पता उतना नहीं चलता है, और जनरली सिविल सर्विस में 60% जनता वही आती है जो खुद से पढ़ के आ रही होती है। आप कोचिंग भी करेंगे तो अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको खुद से ही है, बट फिर भी सेल्फ स्टडी कर रही है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, एक रेफरेंस तो मिलना चाहिए, गाइडेंस तो मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी आपको? ओके, पहले क्वेश्चन से अगर मैं आपका शुरू करूँ कि कहाँ से ये चीज़ आई कि सेल्फ स्टडी करनी है, तो बचपन से मैंने कभी कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं ली थी, तो मेरा एक कंफर्ट जोन था कि मैं खुद से पढ़ लिया करती थी। बाकी लोगों को मुझे लगता है मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाती हूँ पढ़ने में। जेई जब मैंने जेई मेंस क्लियर किया, NIT में गई, तब भी मैं खुद से ही करके गई, और उसके हमेशा ऐसे कुछ चलता रहा। तो वो एक कंफर्ट जोन जब UPSC के टाइम पे आया तो मुझे लगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, जैसे मैं करती आई हूँ मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और फिर गाइडेंस कहाँ से मिला? आई थिंक आज का एक डिजिटल इंडिया वाली जो आपकी एज चल रही है, इंटरनेट पे सब कुछ है, काफी टॉपर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, उन लोगों ने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज शेयर की हुई हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं शुरू के 1 महीना मैंने सिलेबस देखा, स्ट्रेटजीज देखी, और मैंने देखा कि मुझ पे क्या एप्लीकेबल है, क्या नहीं एप्लीकेबल है, और ऐसे करके मैंने खुद अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस की। और पूरे 2 साल के प्रोसेस में जो मैंने कंप्लीट किया, मेरा ये रहा कि हमेशा हफ्ते के आखिर में या महीने के आखिर में तो डेफिनेटली एक स्टॉक टेकिंग करनी है कि क्या वो स्ट्रेटजीज मेरे लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, या मैं क्या नया कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ। तो आई थिंक वो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छी बात कही मैम ने, मतलब इन्होंने एक रोड मैप बना लिया। आपको पता ही है ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जैसा कि मैम ने बताया, तो इन्होंने एक रोड मैप बनाया, और चूंकि इनके पास एक्सपर्टीज थी, एक नॉलेज था कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है फ्रॉम द बिगनिंग, उसका यूज़ किया इन्होंने और यहाँ तक पहुँची। मैम ये जानना चाहें ऑप्शनल पेपर क्या थे आपके?
सर मेरा ऑप्शन था पॉलिटिकल साइंस Political एंड science. इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो ऑब्वियसली लैंग्वेजेस क्या थे, हिंदी या मतलब इंग्लिश से था? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश ऑब्वियसली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हिंदी हैं, जी। हिंदी लैंग्वेज से, वो हमसे पूछते हैं कि सर पूछा कीजिए लैंग्वेज भी क्या थी इनकी? नहीं, इंग्लिश थी मेरी। इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो इस तैयारी में ये कैमा अटेम्प्ट था मैम आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। ओह माय गॉड, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सदा मैम ने निकाल लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था मैम, कहाँ पे क्या मिस हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स 2 नंबर से मिस कर दिया था। ओहो। तो उसमें ये रहा, आई थिंक मेरी थोड़ी कमी कि मुझे लग रहा था मेंस जो आपकी फाइनल लिस्ट बनती है वो मेंस से बनती है, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो मैंने थोड़ा कम उसको दिया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि पहले स्टेज से आप एलिमिनेट हो जाते हो तो बाद में आपको कितना भी आता हो कोई फायदा नहीं है। कहीं सीसैट्स? नहीं, इंजीनियरिंग अच्छा, बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग तो के तो सीसेट CSAT, तो हाँ। दिक्कत नहीं थी, लेकिन जीएस में थोड़ा रह गया था। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो सीसैट में जाके फंस जाते हैं, ये मैंने देखा है। और उसके बाद मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मैम ने निकाले। तो जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं, जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे की थी आपने? जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं आपके, और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो की थी जो आपको सबको पता होगा, 6 to 12 आप एनसीईआरटीज फॉलो करते हैं। उसके बाद आपके कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है। तो जनरली मेरे यही बहुत ही कम बुक्स मैंने पढ़ी है, मुझे अब लग रहा है कि 10-12 बुक्स ही पढ़ी है मैंने। लेकिन मेरा ये था कि जो पढ़ रही हूँ उसे मैं रिवाइज कर पाऊँ, रिकलेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप पेपर के टाइम पे रिप्रोड्यूस उसे नहीं कर पा रहे हैं, पेपर पे लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो मेरे लिए रिविजन वॉज द की। बाकी करंट अफेयर्स, हाँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती थी द हिंदू, बिल्कुल रिलीजियसली। अगर किसी दिन मिस हो गया तो नेक्स्ट डे पढ़ना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ओपिनियन आपके वहीं से बनते हैं, पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। और रिवीजन के लिए आप नोट्स बना सकते हैं न्यूज़पेपर से। अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जो मुझे लगता था पर्सनली, तो मैं जो आपकी काफी सारी कोचिंग की करंट अफेयर्स की बुकलेट आती है रिवाइज, में उनसे कर लिया करती थी। बिकॉज मेरा मानना ये है, जब कोई और आपके लिए नोट्स बना के ऑलरेडी बैठा है तो आप उसको यूज कीजिए ना, आप अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं उसमें? तो ये स्मार्ट वर्क थोड़ा आपको ना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये मैम ने सही कही, स्मार्ट वर्क तो होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप शुरुआत करते हैं, आपको पता लगाते लगाते 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं कि पढ़ना क्या है, तो आपको स्मार्टली तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा पर्सनल आना चाह रहा हूँ, आपकी हॉबीज़, मतलब आप किस तरह की हैं, आप क्या, मतलब आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, वो भी हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। मतलब बेसिकली हॉबीज़ की अगर बात करें तो सर मेरी हॉबीज़ जनरली अगर मैं बोलूँ तो एक तो रीडिंग बुक्स, आई स्टिल रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। थोड़ा मतलब बचपन से ही थी ये चीज़, तो और अभी भी वो कंटिन्यू है। सेकेंडली आई रियली लाइक ट्रैवलिंग। तो जब भी टाइम मिलता है आई लाइक प्रीफर कि मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा जाए ट्रिप करके आऊँ, बट आई शुड ट्रैवल। चलिए, मैं वीकनेस की बात कर रहा हूँ। हर एक की अपनी वीकनेस होती है, आप में भी वीकनेस होगी, वो भी आप बताना अगर चाहें तो पब्लिक को बता सकती हैं क्या वीकनेस है। वीकनेस जैसे इमोशनल हो जाती हैं लड़कियां अक्सर किसी पॉइंट पे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वीकनेस की बात करें तो क्या वीकनेस आप में हो सकती है? मतलब वीकनेस नहीं, इमोशनल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, वो तो लग रहा है। वो काफी पहले होते थे, आई थिंक सब लोग ऐसे बॉर्न नहीं होते हैं। मैं भी पहले काफी इमोशनल हो जाती थी, बट आई थिंक ये जो मॉडरेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत जरूरी है जनरल लाइफ में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में तो डेफिनेटली। करेक्ट। तो वो सबको सीखने की जरूरत है, मैंने भी सीखा। अभी जो करंट वीकनेस है वो मुझे लगता है कि थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप, मतलब कभी कभी मैं हो जाती हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है। पर मुझे लगता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना भी। हाँ, तो वो मैं उस तरफ काफी काम करने का ट्राई कर रही हूँ। ये जब रिजल्ट आई थी मैम, तो आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस, देन इंटरव्यू, ये 3 फेजेस क्लियर करने पड़ते हैं यूपीएससी के लिए। तो इन तीनों टेस्ट को देने के बाद आपने अपने आप को किस तरह मेज़र किया कि आपकी रिजल्ट क्या हो सकती है? ऐसा एक होता है ना, हर कोई अपने आप को मेज़र करता है, सोचता है कि हमारी क्या पोजीशन हो सकती है। तो आपने क्या सोचा था रिजल्ट को लेके अपने? यूपीएससी में कैसा कहते हैं कि आप सब लोग पेपर दे के आते हैं, प्रीलिम्स में तो इजी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आंसर जैसे मैच कीजिए आपको समझ में आ जाएगा पेपर कैसा हुआ है। लेकिन ना मेंस में पता चलता है ना इंटरव्यू में पता चलता है। तो ये कहावत है यूपीएससी में कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हैं और आप जो फील कर रहे हैं, आपके रिजल्ट उससे बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं। बाद में दिमाग आपके साथ ट्रिक्स प्ले करेगा, यार मैं ऐसे कह देती, ऐसे कर देती। लेकिन अगर आप इंटरव्यू रूम से बाहर आके बहुत खुश हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो मैं जब दे के आई मेंस के पेपर भी और जब इंटरव्यू भी,
तो मैं सेटिस्फाइड थी। मैं ये नहीं बोली कि मैं बहुत खुश थी, बट मुझे लगा कि कोई रिग्रेट नहीं है, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया, डिलीवर किया। और जब मेरे रिजल्ट्स आए तो मैं एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर रही थी कि टॉप 100 में आ जाएगी रैंक। हाँ, 23 टॉप 25 तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, वो तो खैर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा सब लोगों के लिए, लेकिन हाँ अच्छा रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट थी कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है? जी सर। और आपकी रिजल्ट अच्छी हो सकती है, लेकिन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट 23 रैंक। और अब ये जब रिजल्ट आई तो उस वक्त आपका और आपकी फैमिली, जैसे मम्मी पापा अबू बहन, सबका क्या रिएक्शन था? मतलब कैसा लगा था उस टाइम, क्या माहौल था घर में? सुबह से पता था रिजल्ट आने वाला है, तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर में सभी लोग बड़ा विलिंगली वेट कर रहे थे कि अरे आए, बट रिजल्ट सुबह से आया ही नहीं, और शाम को 6 बज गए, यूपीएससी बंद होने का टाइम हो गया, तो घर वालों ने थोड़ा उम्मीद भी छोड़ दी थी, बट मुझे पता था कि आज आने वाला है। अच्छा। हाँ। तो मैं और मेरी बहन चुपचाप अपने रूम में बैठ के, हम रिजल्ट आ गया तो हमने कहा भी घर वालों को नहीं बताएंगे, पहले खुद चेक करते हैं कभी आया है नहीं आया, तो हम चुपचाप चेक कर रहे हैं। सिस्टर के साथ बैठी छोटी बहन के साथ। तो हमने चेक किया तो ऊपर पर तो नंबर 2-3 पे तो मुझे नाम दिखा नहीं, तो मुझे लगा ये तो गलत हो गया है, तो मैंने रोल नंबर टाइप किया तो 23 पे रोल नंबर मुझे अपना दिखा। तो मैंने कहा 23 रैंक है, तो कहती नहीं सीरियल नंबर चेक करो ऊपर जाके दोबारा। जबकि कोई इस बात का तुक नहीं था, क्योंकि सीरियल नंबर से रिजल्ट अभी आता ही नहीं है। लेकिन मैं भी इतना फ्रेंजी में कि हाँ मेरी तो कैसे 23 रैंक आ सकती है, तो हमने एक्चुअली ऊपर जाके चेक किया सीरियल नंबर है कि रैंक है कि क्या है। और फिर जब घर वालों को बताया तो घर वाले भी सेम कि दोबारा चेक कर लिया ना, मतलब किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सो हाँ, काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो आस पड़ोस फैमिली वाले, रिश्तेदार वाले, उनका कैसा रिएक्शन है अभी? सब लोग बहुत खुश हैं, काफी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, और 4-5 पूरा हफ्ता आई थिंक आज ही के दिन रिजल्ट आया था, 1 हफ्ता हो गया है, और लगभग लोग लगातार आ रहे हैं, खुशी में शरीक हो रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और घर वाले भी। नहीं, रियली इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट, स्पेशली लड़कियां जो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। हमारे चैनल पे भी बहुत सारी लड़कियां हैं और आपके बारे में पूछ भी रही थी, वो बोली सर सदब मैम का इंटरव्यू लेके आइए, किसी तरह से अरेंज कीजिए। तो आप सभी बच्चों, आप सभी के लिए एक मैम ने जो भी बताया एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप मतलब आप बहुत कुछ कर सकती हैं, एक रियल एग्जांपल है सदब मैम। मैम लास्ट में आखिर में आपकी तरफ से हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे एस्पिरेंट जो अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आइदर दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस 10th अक्टूबर इन प्रीलिम्स और मेंस जो भी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द वेरी बेस्ट इस अटेम्प्ट के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जब भी आप अपीयर हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि सपने बड़े देखिए, सपने हैं आपके हैं, दूसरे लोग हंसेंगे बोलेंगे कैसे कर लोगे, लेकिन सपने हमेशा बड़े रखिए। और एक बार जब आप सपने देखते हैं, अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, तो फिर अपना एक ग्राउंड प्लान एक ले डाउन कीजिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि ग्राउंड प्लान नहीं होगा तो सपने सिर्फ हमेशा सपने रह जाएंगे, कभी रियलिटी नहीं बन पाएगी। तो मैं यही करती थी, मेरा एक टारगेट था, उसके लिए मैं काम करती थी। छोटे छोटे पीसेस में आप डिवाइड कर सकते हैं अपने गोल्स को, ताकि आपको पता रहे आप कितना आगे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, क्या और तेज जाने की जरूरत तो नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ चलिए, मुश्किल कुछ नहीं है, अनअचीवेबल कुछ नहीं है। और जब अगर आप डेडिकेशन कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो आई थिंक आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऑब्स्टिकल्स आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बट वो है कि आप हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम दोज ऑब्स्टिकल्स, और वही आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, क्योंकि जिंदगी में यही होने वाला है आगे भी। तो दिमाग को खोलिए, मतलब ऊंचा सोचिए, जैसे मैम ने बताया सपने देखना ज़रूरी है, सपने भी देखिए, तभी आप, और मेहनत तो करना ही है। सदब मैम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन, और once again congratulations to getting this excellent performance in UPSC 2020 and all the best। आप आने वाले दिन में और भी तरक्की कीजिए और भी आगे बढ़िए, और आपसे जितनी हेल्प हो सके हमारे बच्चों के लिए, आस पड़ोस जो भी कम्युनिटी हो गई या फिर कंट्री हो गए, समाज के लिए अगर आपकी तरफ से कुछ बनता है, आई होप आप उनकी हेल्प जरूर करेंगी। पूरी कोशिश रहेगी मेरी, बिल्कुल। और मैं सोच भी रही थी कि एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए थोड़ा टाइम सेटल चीज़ें हो जाएंगी तो आई विल स्टार्ट अ ब्लॉग, जहाँ पे आप लोग जो है कुछ डाउट्स हो मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना हेल्प करने का बहुत बढ़िया, क्योंकि मैम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ऑब्वियसली IAS तो मिलना ही है, 23 रैंक में तो IAS मिलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी मैम के साथ। और जैसा कि मैम का एटीट्यूड है, जैसा कि मैम की बिहेवियर है, उससे लगता है कि वो अपने प्रोफाइल पे भी बहुत अच्छा काम करेंगी और इस देश का और अपनी फैमिली का, अपने समाज का, सभी का नाम रोशन करेंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर।